हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक काल। तो फ्रेंड, हमने इससे पहले वीडियो में हमने जो प्राचीन काल की वीडियोस हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है, उसमें भी हमने टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हमने कवर करा दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम देखने वाले हैं क्या फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स वैदिक काल। ये क्रम है, आपको अक्सर ये क्रम भी याद होना चाहिए, अक्सर यहाँ से एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है। वैदिक काल के बाद हम देखेंगे फ्रेंड, वैदिक काल में भी हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्या देखते हैं? वैदिक काल में भी हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स महाजनपद देखेंगे, महाजनपद देखेंगे, और महाजनपद में भी हम देखेंगे फ्रेंड्स मगध का, जो कि मगध कैसे एक शक्तिशाली क्या बना, जनपद बना, वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटकर हम इतिहास को पढ़ते हैं, फिर हम वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक काल। और वैदिक काल में हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इसमें भी हम क्या बात करेंगे, ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे, क्योंकि वैदिक काल को फ्रेंड्स दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं कि हम वैदिक काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम परिचय देखेंगे एक नज़र में कि क्या इसका वैदिक काल का परिचय है। तो परिचय में भी हम देखेंगे वैदिक काल का विभाजन देखेंगे, आर्य कौन थे, कहाँ से थे और कहाँ के ये निवासी थे, इसके बारे में जो तर्क हैं फ्रेंड्स विद्वानों के और इतिहासकारों के, उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ से भी अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करेंगे हम वैदिक काल को जानने के स्रोत क्या हैं, कहाँ से हमें वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है, वो हम देखेंगे। फिर फ्रेंड, इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए वैदिक काल का सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन हम ये देखेंगे। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति क्या थी वैदिक काल में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं ऋग्वैदिक काल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में सैंधव सभ्यता, यानी कि सैंधव मतलब सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पाकालीन सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ फ्रेंड्स, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेंड्स वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद जो हमारी नवीन सभ्यता का विकास हुआ फ्रेंड्स, उसे हम क्या बोलते हैं, वैदिक काल बोलते हैं या वैदिक सभ्यता बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, वैदिक काल का सबसे पहले हम देख लेते हैं तिथि क्या है। तो फ्रेंड देखिए, ये 1500 से 600 ईसा पूर्व की बात है। अब बात आती है, देखिए ये आपको सबसे पहले तो डेट को समझना होगा। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है हमारी क्या चल रही है, 21वीं सदी चल रही है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि 2023 चल रही है। तो फ्रेंड, ये ईसवी है। ईसवी का मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म से, और ये ईसा पूर्व है। तो अगर हम 2000 में फ्रेंड्स, 2023 में अगर हम 1500 जोड़ दें तो कितना आएगा, यानी कि 3500 से लेकर 3600 ईसा पूर्व की हम बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। मतलब इतने साल का हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, परिचय है। परिचय में हम देखेंगे कि देखिए वैदिक काल को जो है ना, वैदिक काल को भी दो भागों में विभाजित करते हैं। अब वैदिक काल जो है दो भागों में, कौन कौन से भागों में विभाजित है, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ होगा आप इसे समझ सकते हैं ये, और सोच भी सकते हैं। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वैदिक काल को भी हम दो कालों में विभाजित करके क्यों पढ़ते हैं। सबसे मेन बात तो ये है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, इतिहास को जो है ना, इतिहास को हम जो पढ़ते हैं वो देखिए, हमें पता है इतिहास को हम भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो फ्रेंड, क्यों करते हैं, आखिर इतिहास में विभाजित करके हम क्यों पढ़ते हैं चीज़ों को। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जब इतिहास में कोई परिवर्तन होता है, जब इतिहास में कोई परिवर्तन होता है तो उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, हमने पहले भाग में बांटा है ऋग्वैदिक काल, और फिर है दूसरे भाग में उत्तर वैदिक काल। अब बात आई ये ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में विभाजित करके हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये नाम हमने क्यों दिया। तो फ्रेंड देखिए, ऐसा था, यहाँ पर जो परिवर्तन देखने को मिले, तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तो ये था कि लोहे का प्रयोग। फ्रेंड्स, लोहे का प्रयोग तो 6ठी शताब्दी यानी कि 1000 ईसा पूर्व से क्या होने लगा था फ्रेंड्स, लोहे का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में होने लगा था। अब उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि खाद्य सुरक्षा बढ़ी।
खाद्य सुरक्षा बढ़ी, यानी कि खाने के लिए या भोजन के लिए लोगों के पास अनाज होने लगा, जनसंख्या बढ़ी। तो फ्रेंड इस तरीके से जो भी परिवर्तन हुआ उस आधार पर हमने वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया है, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो इसमें दोनों को विभाजित करने का जो प्रमुख कारण है फ्रेंड वो है लोहे का प्रयोग। आपको पता होगा कि लोहे का प्रयोग कब से माना जाता है, 8वीं ईसा पूर्व से। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड, देखिए ऋग्वैदिक काल का जो कालक्रम है वो क्या है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। इस काल को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को हम क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल क्या था। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का कालक्रम आपको याद होना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में मैचिंग के तौर पर ये आपसे पूछा जा सकता है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि इस काल का नाम कैसे पड़ा। तो देखिए इस काल का नाम क्या है, हमें इस काल की जो जानकारी है फ्रेंड्स वो हमें वेदों से मिलती है, और वेदों से जानकारी के कारण ही इसे हम क्या बोलते हैं, वैदिक काल बोलते हैं। अब ये तो समझ में आया, परंतु ये समझ में नहीं आया कि ये ऋग्वैदिक काल क्यों बोल रहे हैं इसे। क्योंकि फ्रेंड्स ऋग्वैदिक काल ये जो हम बोल रहे हैं इसे, इसमें जो जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। और आप सभी को पता होगा ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ही सबसे ज़्यादा आर्यों के बारे में वर्णन हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम इस काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि वेदों से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो वेदों से हमें आर्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अब ये आर्य क्या था, आपको ये समझ में आना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आर्य कौन थे। तो फ्रेंड देखिए, आर्य जो शब्द का मतलब है आर्य, तो फ्रेंड इसका मतलब होता है कुलीन वर्ग। ये कोई जाति से नहीं था, ये कोई जाति व्यवस्था से रिलेटिव नहीं था। आजकल जाति व्यवस्था के रूप में लोग इसे प्रयोग करते हैं आर्य को। तो आर्य का शब्द जो था उस टाइम वो था कुलीन वर्ग या महान लोग। अब देखिए आर्य शब्द जो है क्या है, एक भाषा समूह को इंगित करता है, ना कि जाति व्यवस्था को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि आर्य सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था शब्द। तो फ्रेंड आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था, मैक्स मुलर ने किया था। कब किया था, 1853 में। तो आपको एक पॉइंट ये याद रखना है। अब देखिए, इस काल में लिपि नहीं थी, सुनकर ही साहित्य को लिखा गया, इसे क्या बोलते हैं, इसे श्रुति साहित्य भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस काल में लिपि नहीं थी, सुनकर ही साहित्य को लिखा गया। तो क्या जब भी लिखा गया था, ऐसा नहीं है, बाद में लिखा गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स, और देखिए अब बात आती है कि वैदिक काल की जानकारी के स्रोत कहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक तो फ्रेंड देखिए हमने देखा ऋग्वेद से हमें प्राप्त हुए, तो अब हम देखते हैं कैसे कैसे हम और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। अब ये जो हमारे वेद हैं, वेद जो हैं हमारे, ये क्या है, हमारे साहित्यिक स्रोत हैं फ्रेंड्स। ये क्या है, हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। और पुरातात्विक स्रोत जो हमें खुदाई करके प्राप्त हों या कोई अभिलेख हमें मिले, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। तो देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में हमें कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है ऋग्वेदिक आर्यों के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले क्या है, अभिलेख। तो फ्रेंड हमें 2 महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त होते हैं जहां से आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख में सबसे पहले बोगजगोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर यहाँ से ये पूछा भी जा सकता है कि बोगजगोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। तो आपको थोड़ी सी जानकारी इस अभिलेख के बारे में भी होनी चाहिए, और कस्सी अभिलेख के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। अब देखिए फ्रेंड्स, साहित्यिक स्रोत में हम क्या क्या देखेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में सर्वप्रथम वेद आएंगे, फिर उसके बाद ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद और पुराण जैसे साहित्यिक स्रोतों से ही हमें क्या मिलती है, वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड, देखिए पुरातात्विक स्रोत में हमारा क्या है, सब बहुत ही महत्वपूर्ण है अभिलेख है ये बोगजगोई अभिलेख। अब ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो फ्रेंड ये तुर्की से मिला। अब देख लेते हैं इसमें क्या ऐसी जानकारी है कि हमें आर्यों के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड इस अभिलेख में पाया गया है कि 2 कबीले होते थे तुर्की में, 2 कबीले होते थे जिनका नाम क्या क्या था। एक का नाम था हित्ती
और दूसरे का नाम था मित्ती। तो फ्रेंड्स होता क्या था कि इन दोनों कबीलों में आपस में संघर्ष होता रहता था। अब इससे क्या हुआ, एक कबीले की पराजय हो जाती है तो फ्रेंड उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। तो वो कबीला जो कहाँ पर आया, वो कबीला फ्रेंड भारत में आया, ऐसा इस अभिलेख में पाया जाता है। तो इसके आधार पर भी हम कहते हैं कि आर्य कहाँ के निवासी थे, तुर्की के, कुछ ऐसा विद्वान कहते हैं। ये सिर्फ एक कल्पनाएं हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए दूसरा अभिलेख जो है वो है कस्सी अभिलेख। तो फ्रेंड ये कहाँ पर पाया गया, तो ये ईरान में पाया गया। ये कहाँ पर पाया गया, बस सिर्फ आपको कस्सी अभिलेख के बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि कस्सी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो ईरान से प्राप्त हुआ है। देखते हैं फ्रेंड कुछ और नेक्स्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है सब महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं कि आर्य आखिर निवासी कहाँ के थे, आखिर आर्य कहाँ के निवासी थे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ विद्वानों या इतिहासकारों के जो दावे हैं जिन्होंने आर्यों को कहाँ का निवासी बनाया है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उन्हें देखते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले देखते हैं, एक तरफ है आर्यों का मूल स्थान और दूसरी तरफ है इतिहासकार या विद्वान क्या क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड सर्वप्रथम जो सर्वमान्य है कि आर्य कहाँ के निवासी थे, तो मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे। और सर्वमान्य तथ्य यही इतिहासकार और विद्वान मानते हैं कि मैक्स मूलर के द्वारा ही जो कहा गया है कि आर्य मध्य एशिया के थे, यही सर्वमान्य है। तो आपको ये याद रखना है मैक्स मूलर का। तो बात आती है अब देखिए तिब्बत। तो हमारे भारतवासियों ने कहा आर्यों के बारे में क्या कहा। तो फ्रेंड स्वामी दयानंद सरस्वती को तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि आर्य जो थे फ्रेंड्स वो तिब्बती थे, यानी तिब्बत के निवासी थे वो। अगर हम बात करें पंडित बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो इन्होंने क्या बोला है आर्यों के बारे में, तो इन्होंने बोला है कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, उत्तरी ध्रुव से वो भारत में आकर बसे। ऐसा कौन कहते हैं, पंडित बाल गंगाधर तिलक जी बोलते हैं। अब देखते हैं DS त्रिवेदी। तो DS त्रिवेदी के अकॉर्डिंग ये कहाँ के थे, मुल्तान के थे। और मुल्तान कहाँ पर पड़ता है आपको तो पता ही होगा, पाकिस्तान में। नेक्स्ट विद्वान है LD कल। तो फ्रेंड ये बोलते हैं आर्य जो थे वो कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र के निवासी थे। और हंगरी का कौन मानता है, गाइल्स मानते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से आपको ये बातें ध्यान देनी है, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, अक्सर यहाँ से एग्ज़ाम में मैचिंग के तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में ऋग्वेदिक काल के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य है। तो एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि वैदिक काल को हमने 2 भागों में विभाजित कर रखा है। एक है सर्वप्रथम ऋग्वेदिक काल और दूसरा था हमारा उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वेदिक काल का सबसे पहले आपको वैदिक काल का ही कालक्रम पता होना चाहिए। तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। फिर हमने क्या देखा था, ऋग्वेदिक काल हम कब से कब तक का मानते हैं, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। हम किस आधार पर इसे बांटते हैं, तो फ्रेंड इतिहास में जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उनके आधार पर ही हम इतिहास को बांटते हैं। तो यहाँ पर ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो विभाजन का मुख्य आधार था वो क्या था फ्रेंड्स, लोहे का प्रयोग, लोहे का सीमित प्रयोग। उत्तर वैदिक काल में हमें क्या देखने को मिलता है कि लोहे का प्रयोग अधिक होने लगा था। तो इसलिए इस आधार पर ही हम वैदिक काल को 2 कालों में बांटते थे, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर हमने देखा कि सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग किसने करा, तो फ्रेंड्स किसने करा था, मैक्स मूलर ने करा था। मैक्स मूलर ने करा था, कब करा था, 1853 में। तो ये यहाँ से आपको ये याद रखना है। फिर हमने देखा कि हमें ऋग्वेदिक काल के बारे में कहाँ से प्राप्त होती है जानकारी। तो हमने देखा था पुरातात्विक स्रोत में हमने क्या क्या देखा था, पुरातात्विक स्रोत में हमने देखा था बोगजगोई का अभिलेख, और दूसरा देखा था हमने कस्सी अभिलेख। तो फ्रेंड बोगजगोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था हमें, तुर्की से, और कस्सी अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था,
ईरान से प्राप्त हुआ था। फिर हमने देखे थे महत्वपूर्ण तथ्य कि आर्य कहाँ के निवासी थे। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में इतना हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य ऋग्वेदिक काल में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।